अतिथि मान्यवर ताराचंद जी मीना साहब IAS सेवानिवृत्त जिला कलेक्टर उदयपुर, मान्यवर आप पधारे और अपना बोलें। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित संभागी, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक है हमारी जो संवैधानिक अधिकार जन जागृति संस्था, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम में आपके गठन के बाद में ये कार्यक्रम रखा। और मैं चूँकि इस संस्थान के जो पदाधिकारी हैं उनको व्यक्तिगत रूप से लंबे समय से जानता हूँ। मैं भी जनवरी 2022 में जब यहाँ कलेक्टर उदयपुर के पद पर मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद से देख रहा हूँ कि वो लगातार सक्रिय हैं, मुद्दों को उठाते हैं और जो आज की ज़रूरत है संवैधानिक अधिकार जन जागृति की, उसको ध्येय लेते हुए करते हुए ये कार्यक्रम और संस्थान का गठन किया है। अभी आपको बहुत सारी बातें आपको पहले अरुण व्यास जी एडवोकेट हैं, उन्होंने संविधान के बारे में बताया। आपको हमारे जो अहमदाबाद गुजरात साहब हैं उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में आज की ज़माने में जो युवा पीढ़ी है कैसे उसको रोजगार उन्मुखी बनाना, उसके बारे में बहुत अच्छा बताया। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। निश्चित रूप से ये जो उद्बोधन है उससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैच्योर्ड हैं, बहुत सारे युवा हैं, क्योंकि आप आज की तारीख में दो चैलेंज हैं। एक चैलेंज तो जो संविधान को बचाने का है। आपको पता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई सभी लोगों ने मिलकर लड़ी, चाहे वो किसी जाति धर्म या किसी लिंग के हों। और आज़ादी के बाद में जो देश का संविधान बनाया, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और एक शानदार संविधान आने के बाद में आप सभी को पता है कि कैसे देश ने प्रगति की, सभी वर्गों को पता है। आज चाहे वो SC, SC, OBC, माइनॉरिटी या गरीब श्रवण हो, संविधान में सबके प्रावधान हैं, सबको अधिकार दिए हैं और सबको साथ लेकर चलना है। और आज देश प्रगति की तरफ है। विशेष रूप से जब मैं SC, ST की बात करता हूँ तो आप सभी को पता है जो हमारी पुराने लोग हैं, आज मैं भी 68 का हो गया हूँ, जो समय हमने स्टूडेंट लाइफ में देखा था और आज जो समय है वो बहुत चेंज हो चुका है। अभी अरुण व्यास जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई, चाहे वो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी समाप्ति की बात हो, इक्वलिटी की बात हो। लेकिन इस संविधान को, संविधान के मूल्यों को और देश संविधान के हिसाब से चले, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सभी को जागरूक होने की। पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से करती है, संस्थान अपनी तरफ से करते हैं और अलग अलग पार्टियां जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी भी संविधान बचाओ अभियान की रैलियां निरंतर रूप से कर रही है। तो संविधान बचाओ का बहुत बार यह आशय लिया जाता है कि आरक्षण बचाओ से, लेकिन संविधान बचाओ वो नहीं है। संविधान का तात्पर्य कि आरक्षण तो रहे, बाकी माइनॉरिटी, गरीब श्रवण, बच्चे, महिलाओं, सबका उत्थान हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो संवैधानिक मूल्य हैं, आपको पता है कि कई बार CBI, इनकम टैक्स, ED, ये ऐसी जो संस्थाएं होती हैं उनका दुरुपयोग होता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठती है। और लोकतंत्र है देश में, आजकल कोई किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकता। मीडिया और प्रेस भी है, तो न्यायपालिका भी है, संसद और विधानसभाएं भी है। तो लेकिन ये सतत प्रक्रिया है। आज़ादी के लगभग 75 वर्ष हुए हैं। आज ये स्टेज है कि आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए हैं। SC, ST के संरक्षण के प्रावधान मुख्यतः नहीं हैं।
महिलाओं के संरक्षण के प्रावधान है। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, शिक्षा का जैसे जैसे विकास और प्रसार हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में भी काम हो रहा है। और हमारी जो संस्थान है उसने संवैधानिक जागृति के अलावा ये बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है कि बच्चों को प्रोफेशनल अंदाज में उनको उनका करियर को आगे बढ़ाया जाए। आप सभी जानते हैं कि पहले लोग नौकरियों की ओर आकर्षित होते थे। जब मैं पहली बार मेरे गांव में, मैं पाली डिस्ट्रिक्ट में मारवाड़ जंक्शन का हूँ, और पहली बार मैं जब 10th में मेरे 60% नंबर आए थे, फर्स्ट डिवीज़न उस समय होता, उस समय फर्स्ट डिवीज़न बहुत बड़ी बात होती। आजकल तो 90% की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस समय वैल्यू थी। और नौकरियां 60%, तो कई नौकरियां तो ऐसी थी जिसमें डायरेक्ट परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता था, कोई रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता था, परसेंटेज बेसिस पे होता था। पहले आपकी जो बीएड है, मेडिकल है, कई में परसेंटेज बेसिस पे होता था। लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि नौकरियां तो बहुत सीमित रहेगी। आज आरएएस का जैसे मुख्य परीक्षा हुई, आईएएस की प्री का अभी रिजल्ट आया। आरएएस का उदाहरण दे दूँ, 5 लाख फॉर्म आए थे, मुख्य परीक्षा में 20,000 को क्लियर किया था, 17,000 लोग बैठे, और जो वैकेंसीज है वो 900 है। 5 लाख आवेदक थे, वैकेंसी थी 900। आईएएस का तो और भी ज़्यादा स्थिति है कि उसमें भी 1000 के लगभग वैकेंसी आती है। साथ साथ में जो प्राइवेटाइजेशन है, चाहे वो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही हो, टेलीकॉम कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन हो गए हैं, कि एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में दे चुके हैं, तो आगे प्राइवेटाइजेशन और बढ़ रहा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब में भी प्राइवेट कंपनी या प्रोफेशनल्स को जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह बना रहे हैं। तो आगे आने वाले समय नौकरियों का दायरा बहुत ही सीमित रहने वाला है। और चूँकि युवा है, पहले नौकरियों की ट्राई करता है, जैसे अभी वीरगामी जी ने बताया था कि लक्ष्य तय होना चाहिए पहले कि उसकी किस में रुचि है, क्या चाहता है। हम जो विशेष रूप से मैं ऐसे वर्ग के लिए कहना चाहूँगा कि हम लोग पहली कोशिश करते हैं कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आए। बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, प्रेशर करते हैं कि वो सुबह जल्दी उठाकर देर तक पढ़ाकर, एक बार बच्चों की रुचि उसमें नहीं होती है और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। नो डाउट एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बच्चे सरकारी नौकरियों में आना बहुत एक मुश्किल चीज़ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो आपने अभी आज के ज़माने के हिसाब से, आईटी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई है। मैं समझता हूँ कि आपका उद्बोधन बहुत ही बढ़िया था, जो आज के ज़माने में बच्चों को ये संस्थान ने जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एक तरह से मार्गदर्शन का बिंदु रखा है। आज इस सभागार में भले ही बच्चे कम हो, पार्टिसिपेंट कम हो, लेकिन किसी भी संस्थान की जब शुरुआत होती है तो प्रारंभ में ऐसा होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये संस्थान हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएगा। कई बार बच्चे प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में सीख नहीं पाते हैं, कई बार माँ बाप की बात कई बार नहीं मानते हैं, लेकिन कोई प्रोफेशनल गाइडेंस वाला है तो उनकी बात भी मान जाते हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो संस्थान है, क्योंकि मुझे भी संस्थान ने संरक्षक नियुक्त किया है, लंबा प्रशासनिक अनुभव मेरा भी रहा है, तो संस्थान के कामों में हमेशा सहयोग करेंगे और जब भी जो एक्टिविटीज होगी उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों दृष्टि से, संवैधानिक मूल्यों को बचाने की दृष्टि से, मुझे पता है कि चाहे वो बाबूलाल जी हो, सालवी साहब हो, गणेश जी हो, समय समय पर इशूज़ को लेकर संघर्ष करते हैं, जो विशेष रूप से SC/ST के खिलाफ हैं या मानव मूल्यों के खिलाफ जो इशूज़ होते हैं। लंबे समय से मैं बाबूलाल जी तो मैं जब डायरेक्टर लोकल बॉडी हुआ करता था, राजस्थान की सारी नगर निगम और नगर पालिकाओं का हेड 2011, 12, 13 में, 14 में, तो उस समय भी जो चाहे सफाई कर्मियों की भर्ती की बात हो या दूसरी जो इशूज़ थे लोकल बॉडी के, उसमें भी आते थे मतलब। और काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ कि लंबे समय से
दिल से इस दिशा में काम कर रहे हैं, वो एक भावना से काम कर रहे हैं, तो ये संस्थान आगे बढ़ेगा। और उदयपुर के लिए तो सौभाग्य की बात है, लेकिन पूरे राजस्थान और आगे के लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। मैं इस अवसर पर आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ और जो हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके बहुमूल्य विचारों से बच्चे लाभान्वित होंगे और आगे इस संस्थान को बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। आपके ओजस्वी भाषण और अनुभव शेयरिंग हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया और आगे भी आशा करता हूँ आप हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर भरत बिलवाल जी, प्रोफेसर गायनिक RNT मेडिकल कॉलेज। आप पधारें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय सोहनलाल जी सालवी, सदस्य एवं माननीय मोहनलाल जी सालवी, सदस्य संवैधानिक अधिकार संस्थान। आप उपरना उठाकर माननीय डॉक्टर भरत बिलवाल साहब का स्वागत करें। इसी कड़ी में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब से मैं आग्रह करूंगा, भरत बिलवाल साहब से, कि आप हमारे विद्यार्थियों को और दर्शकों को चिकित्सा क्षेत्र में कैरियर मार्गदर्शन के बारे में कुछ मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। डॉक्टर बिलवाल और सभी पधारे साथियों, मेडिकल में आने के लिए आप लोग और अभी जितने भी बैठे हुए हैं सब, मुझे लगता है कि सब जानते हैं कि मेडिकल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उससे भी पहले जो आता है कि हम लोग आज जो हमारा संवैधानिक जागृति संस्थान जो बनाया है, आज इसको बनाने की तो हमको आज़ादी के 75 साल बाद, जितने साल हुए उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ी। नंबर 1 तो हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और पहले हमारा कैसे हमारा करियर तो हमारे गुरुओं का भी था और आज हम अपना करियर बनाने के लिए हम गाइड कर रहे हैं। तो जो दो डिफरेंस है आज़ादी के पहले का और आज़ादी के बाद का, वो क्या डिफरेंस है हमारे करियर में। हमारा जन्म आज़ादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले हमारा जन्म हमारा करियर डिसाइड करता। पैदा होना ही उसका करियर है कि तुम आप लोगों को जिंदगी भर ये कार्य करना है। उसी करियर के आधार पर जाति व्यवस्था निर्मित है। जो लोग जाति व्यवस्था जो करियर है उस आधार पर राज करने की जो सामाजिक व्यवस्था, गैर बराबरी की जो सामाजिक नहीं कह सकते, असामाजिक व्यवस्था के आधार पर हमारा करियर निर्धारित होता था। आज़ादी के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संघर्षों की वजह से जो भारत में संविधान लागू हुआ, उसकी वजह से आज हम लोग बैठकर हम अपनी मन मर्जी का करियर डिसाइड करने के लिए अग्रसर। तो इम्पोर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण ये था कि हम लोग जो जाति व्यवस्था आज समाज में चल रही है और जीवित है, वो आज़ादी के पहले थी। आज वो हमारा भविष्य निर्धारित करती थी और आज़ादी के बाद भी समाज में जाति व्यवस्था है, मजबूती से लागू है और हमारे दिमाग में बसी है। हम लोग आज बैठे हुए लोग हैं, वो जो जाति व्यवस्था जो जन्म से निर्धारित होती है उसके लिए तो करियर उनका है ही है, वो जाति व्यवस्था तय कर रही है। और जो हम लोग पढ़ लिख कर जो संविधान लागू हुआ
उस वजह से जो अधिकार हमको मिले, इस वजह से हम लोग अपना भविष्य चुन सकते हैं, वो उसमें लिमिटेशंस लागू हो गई। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS, IPS बनते थे, उसमें भी अब जाति व्यवस्था लागू हो गई है। अब क्या हो रहा है? अब हमारे जो अपॉर्चुनिटी, पढ़ तो रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत सारे BEd हैं, लाखों बच्चे बैठे हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, नर्सिंग में किया हुआ है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, करोड़ों की संख्या में हम लोगों ने प्रोडक्ट निर्माण कर दिया है, जो परंतु वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हम लोग इतने पढ़ लिख कर गए हैं कि हमारे गली गली में इंजीनियर हैं, बहुत सारे डॉक्टर मिलने वाले हैं, BEd है। एक आदमी 3 ट्रेनिंग कर रहा है, किसी ने BEd किया है, वो नर्सिंग कर रहा है, वो कह रहा है साहब मैं BPEd भी कर लेता हूँ साहब, मैं रेडियोग्राफर की ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ साहब। ये इतना हमारा है, पर हमारा भविष्य फिर भी हम लोग हमारा करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसीलिए संवैधानिक जागृति जो आज संस्थान बना है, इसकी महत्व, हमको क्या करना है? हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, पर उसको बेचने के लिए, वो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे तैयार हो, ये समाज में और ये देश में इस बात की जागरूकता नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हमको जागरूक करना पड़ा। हमको क्या करना है? संविधान में आर्टिकल 340 है, 341 है और 342 है, उसको ढंग से लागू करना है, करवाना है। जब जो संस्था में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकारी संस्थानों पे जिन लोगों ने कब्जा किया है, जो डेमोक्रेसी के चारों पिलर हैं, उन लोगों पर उन लोगों का कब्जा है, जो आज़ादी से पहले जिन लोगों का जाति व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो करियर हमारा जन्म से डिसाइड करते, उन्हीं का कब्जा आज आज़ादी के बाद। हम लोग पढ़ लिख के गए, पर हम लोग अपना करियर नहीं निर्माण कर। तो जो लोकतंत्र निर्मित है, जनता का वोट हमारा, जनता के द्वारा, हम लोग उसमें जनता के द्वारा जो राज चल रहा है, उसमें कहीं नहीं। जनता के लिए राज लागू होना है, उसमें जनता, उसके लिए हमारे लोगों के लिए काम नहीं आ रहा है। हम लोगों के लिए कैसे डेमोक्रेसी? आज डेमोक्रेसी कागजों में लागू है, वो हम लोगों के लिए कहाँ है? हमारे लोग को पानी पीने के लिए, मंदिर जाने के लिए, घोड़े पे बैठने के लिए, ये तो हम लोगों के लिए आज लोकतंत्र नहीं है। तो जो हम लोग करियर ही डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 340, जो जिस लोगों को आरक्षण कहा जाता है, जो वो आरक्षण हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के रूप में जनता के द्वारा, उस मतलब इसका हुआ कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभी जगह उपलब्ध हो, इसके लिए होना चाहिए। हम जब हमारा आदमी होगा जनता के द्वारा, या हमारा प्रतिनिधित्व होगा, तभी हमारे लोगों के लिए करेगा। यह बात हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए। हमारे लोग बहुत सी डॉक्टर, इंजीनियर, और आने वाले समय में जितने भी BEd के बैठे हुए बच्चे हैं, उसी तरह डॉक्टर्स भी घूमने वाले हैं, इसी तरह इंजीनियर्स भी घूमने वाले हैं। तो फिर हम लोगों का करियर कैसे? इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा? हमारे बच्चों को, हम लोगों को जो समाज में इस बात की जागृति करनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या क्या राइट्स हैं, उनके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। और युवाओं को, लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जो रिजर्वेशन के जो राइट्स हैं, उनको लागू करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग करियर बचा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके करियर मार्गदर्शन मेडिकल क्षेत्र में मोटिवेट करने के लिए। प्रोग्राम के इसी अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर सुधा चौधरी मैडम, प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, MLA उदयपुर को। आप पधारें और अपना भारतीय दर्शन और सामाजिक व्यवस्था पर ये प्रोग्राम जितना विविध है, मुझे लगता है कि यहाँ से जो भी विद्यार्थी भी हैं और जो हम बाकी लोग भी हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नए ढंग से विचार करेंगे, नए तरीके से सोचने के लिए अपने आप को एक नई दृष्टि के साथ पाएंगे। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को उनके संघर्ष
उनकी लड़ाई, उनका मकसद, क्या चाहते थे, किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, इन तमाम तरह के सवालों को लेकर के जो चले, उन संघर्षों को, उस लड़ाई को मैं सैल्यूट करती हूँ, इस देश की महिलाओं की तरफ से भी और एक अध्यापक के रूप में भी। क्योंकि जब हम समाज में किसी महापुरुष को या युग पुरुष को याद करते हैं तो जरूर हमारे सामने सवाल होता है कि क्यों याद किया जाए। तो हमें देखना पड़ता है कि बाबा साहब आज़ादी के आंदोलन के दौरान किस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई का मकसद दूसरे जो लोग लड़ रहे थे उससे अलग उनको कैसे करता है। हम सभी जानते हैं और पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि देश में अंग्रेजों के दासत्व के खिलाफ जो जन आंदोलन था और जिस तरह से देश के कोने कोने में सभी लोगों ने अपना बलिदान, अपना त्याग, अपना संघर्ष के साथ उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि बाबा साहब ने जो किया, और उसी श्रेणी में मैं भगत सिंह को भी रखती हूँ कि इन दोनों महापुरुषों ने आंदोलन को के सवालों को जिस तरह से मोड़ा था, आंदोलन के सवाल केवल अंग्रेजी दासत्व तक नहीं है, भारतीय जनमानस में ये बता देना, इसके लिए लगातार संघर्ष करना कि ये जो लड़ाई है केवल अंग्रेजों के दासत्व तक लड़ाई नहीं है। अंग्रेज चले जाएंगे, उसके बाद जो देश बनेगा, जो आज़ाद भारत बनेगा, उस आज़ाद भारत में एक आम नागरिक का क्या जगह होगी, उनको कौन से अवसर मिलेंगे और व्यक्ति के रूप में रहने और जीने के लिए उसको क्या जगह रहेगी। ये उनकी ऐसे सवाल थे जो आप और हमारे लिए सवाल थे, इस देश की महिलाओं के लिए भी सवाल थे, इस देश के केवल दलितों के लिए नहीं थे। जो भी शोषित है, जो भी वंचित है, चाहे वो जाति के आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पे, चाहे वो वर्ग के आधार पे, चाहे वर्ण के आधार पे, वो तमाम तरह के शोषण के खिलाफ अगर लड़ रहे थे तो उनके दिमाग में ये था कि आज़ाद भारत ऐसा हो, आज़ाद भारत का कानून इस तरह का हो जहाँ पर सभी को वो ही अधिकार मिले जो मनुष्य होने के नाते और इस समाज का निर्माण इकाई होने के नाते उसको सहज रूप से मिलने चाहिए। ये उनका बुनियादी संघर्ष था और इसलिए उन्होंने बार बार ये कहा है कि ये जो कारवां जिस जगह पे खड़ा है, संघर्षों का, लड़ाई का, दासत्व के खिलाफ, आज़ादी का, ये इसके लिए जो जिन मुसीबतों को मैंने झेला है, जिन कष्टों और पीड़ाओं को मैंने सहा है और जिन विरोधियों का मैंने सामना किया है और उनके खिलाफ जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष आप आगे बढ़ाएं, ये आपका नैतिक और एक बहुत ही निष्ठावान कर्म होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप वहीं रुक जाएं, कम से कम उसको पीछे नहीं ले जाएं, इतनी आपकी भूमिका होनी चाहिए। ये भूमिका भी एक सकारात्मक भूमिका है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो रुक जाएं, उसको भ्रमित नहीं करें, उसको बरगलाएं नहीं और उसको तरह तरह के कुतर्कों से उसको वैलिड नहीं करें, उसको वैधता प्रदान नहीं करें। ये भी एक बहुत बड़ा एक आत्म विश्लेषण का सवाल उन्होंने रखा था। मुझे लगता है कि जो कैरियर की जो बात हो रही थी, भरत जी के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो कैरियर है पूंजीवाद का, इसमें ये वैसा ही है हमारे लिए कि बहुत ही आज़ाद हैं आप कुछ भी करने के लिए, आप कुछ भी, तो वैसा ही है ये जैसे हमें ये है कि हमारे देश में बराबरी है, हमारे देश में आज़ादी है, हमारे देश में समानता है। तो ये कितनी समानता है, कितनी आज़ादी है, ये तो हम जानते हैं कि
संविधान मनाते हैं, संविधान दिवस, और इंद्र मेघवाल जो है वो उस स्कूल में जो संविधान बना रहे हैं, मना रहे हैं, उन्हीं की स्कूल में वो पानी नहीं पी सकता है और उसकी हत्या हो जाती है। ये जो पाखंड है कि हम बाबा साहब हमारे लिए बहुत वैचारिक आदर्श गए हैं और उनका जो व्यवहार है वो लगातार बाबा साहब के सपने के भारत को, संविधान के भारत को लगातार हर तरह से खत्म कर रहा है। ये जो पाखंड है, इस पाखंड से ही हम ये देख पाएंगे कि इस समय देश में जो बेरोजगारी का जो संकट है, हमने अभी 2 दिन पहले ही देखा है गुजरात हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें तमाम तरह के आरक्षण को खत्म किया गया है और वो केवल नौकरियों में नहीं, वो पढ़ाई में भी, क्योंकि पता है कि मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को आप पंगु कर दो, कभी भी सामाजिक स्वाधीनता का सपना नहीं ले सकता है। इसलिए वैचारिक क्षेत्र में दखलंदाजी बंद हो, आदिवासियों की, कमजोर तबके की और महिलाओं की। इस देश में गलतफहमी रहती है, महिलाएं गलतफहमी में रहते हैं, आदिवासी और हम सब लोग, अगर हम ये सोचते हैं कि वो वाकई हमारा उद्धार करने वाले हैं। हमको लगातार दासत्व में धकेलने के लिए जितने षड्यंत्र हो सकते हैं वो सब इस समय समाज में चल रहे हैं और ये षड्यंत्र जो हैं ये एक आभासी दुनिया हम हमारे सामने रखते हैं, जिसमें हमको लगता है कि जाति है वो गायब हो गई। कोई भी बिजनेस कर लो आप सोशल मीडिया से, वहाँ जाति का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भरत जी कह रहे हैं उस सच्चाई को हमें ध्यान रखना कि जाति एकदम आपके सांस के साथ जुड़ी है इस आजाद भारत में। मनुवादी विचारधारा अभी भी हर क्षण आपको रूंधती है। जहां भी चॉइस है कि आप किसी को भी कोई पद दे सकते हैं, वहां एक भी दलित नहीं होगा, एक भी महिला नहीं होगी, एक भी आदिवासी नहीं होगा। और ये जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें जिस तरह का शिक्षा को लिया गया है उसमें बाबा साहब के विचारों को तो सिलेबस में रखना ही अपराध हो गया है। इतना बड़ा चैलेंज है इस समय समाज में। अब्दुल कोई नाम है तो उसको हटाइए, ताकि हमारे जहन में ये नहीं आए कि भ्रातृत्व भावना क्या होती है। तोड़ो, खत्म करो, डर पैदा करो, भय पैदा करो, नफरत पैदा करो, ताकि हम मनुवाद को संविधान के सामने स्थापित कर सकें। ये बहुत इतिहास बोध हमें याद रखना चाहिए। और इतिहास बोध बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जब राजस्थान की विधानसभा के सामने ये कहा था कि मनु की प्रतिमा लगेगी और पार्लियामेंट के सामने मनु की प्रतिमा लगेगी। ये चीज़ें बार बार जो आती हैं आपके सामने, ये चीज़ें विरोध को देखते पीछे चली जाती हैं, लेकिन जैसे ही अवसर आता है वैसे ही उनको स्थापित कर दिया जाता है। ये हम देखते हैं। और इसलिए बाबा साहब के संविधान को बचाना, और मैं ये जो संस्था आपने स्थापित करी है राहुल साहब, ये इस संस्था के जो भी प्रेरणा रहे हैं, मैं उनके प्रति बेहद सम्मान, और मैं मेरा संघर्ष और उसमें जो कुछ भी मैं साथ दे सकती हूँ उसको मूर्त रूप लाने में, उसको लागू करने में, उसको सफल बनाने में, तो मुझे बेहद खुशी होगी।